गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? जल्द से जल्द लाइव हो जाइएगा, है ना। आज जो है सेट आपका डिस्कशन जो है सेट नंबर 11 कराने जा रहे हैं, है ना। सेट नंबर 11 आज और बहुत बेहतरीन तरीके से होगा और लाजवाब क्वेश्चन है ना। इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए, है ना, इस टेस्ट में। और बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम मेन क्वेश्चन पर, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ जहाँ से एसआई में पूछा जाता है उस पर हम ज़्यादा विशेष कर ध्यान देंगे, है ना। और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो आपका बाउंसर मारता है, यानी एग्जाम से पूछा भी नहीं जाता है और उस पर लड़का जो है सो ज़्यादा ध्यान देता है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ध्यान ही नहीं देता है और डायरेक्शन भटक जाता है। तो जिस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कशन कराते चलेंगे उसको जो है आप लोग जो है अच्छी तरीके से लिखते चलिएगा और उसको ध्यानपूर्वक से आप लोग देखिएगा और शुरू से लेके अंत तक जुड़िए। बीच में आप लोग चले जाते हैं, बीच में चले जाने के बाद जो है फायदा नहीं करेगा। कम से कम उसको जुड़िए, है ना, जुड़िए। आप लोग जो है हमेशा उससे जुड़ते रहिए आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी आप लोग लाइव हो जाइएगा, है ना, बहुत जल्दी लाइव होइएगा, एकदम लाइव होइए जल्दी। उसके बाद जो है आपका स्लाइड में लगा हुआ है पहला क्वेश्चन, आपका स्लाइड में जो है लग गया है ना। पहला स्लाइड में आपका क्वेश्चन जो है लग गया है, इसलिए जो है आपका जो है पहला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन का जो जवाब दीजिएगा आप लोग दीजिएगा, पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, 18वीं शताब्दी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है आपसे 18वीं शताब्दी, है ना। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे 18वीं शताब्दी के अंत में अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे। सभी धनी किसानों के कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति मजबूत करने जा रहे थे। उनका क्या नाम था? अब ये ऑप्शन बताइए आप लोग, है ना, ऑप्शन बताइएगा। यहां पे आप बताइएगा कि 18वीं शताब्दी के अंत में अनेक जमींदार संकट में स्थिति से गुजर रहे थे और तभी धनी किसानों के कुछ हिस्से समूह गांव की स्थिति में मजबूत करते जा रहे थे। उनका क्या नाम था? आप लोग जल्दी बताइए इसको। ये जो क्वेश्चन था इसमें जो 18वीं शताब्दी में जो है इसमें जो है हवलदार और जोतदार, है ना, हवलदार और जोतदार ये भी थे आपका, है ना। इसका मतलब है कि हवलदार भी थे, जोतदार भी किया गया था। इनमें से आपका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, है ना, एक से अधिक। अगर दो आंसर आ गया तो इसका मतलब आप समझ जाइए एक से अधिक चला जाएगा आंसर, है ना, एक से अधिक आंसर चला जाएगा। तो ये भी थे, जोतदार भी थे, हवलदार भी थे, है कि नहीं। कांटीदार या मंडप भी कहा जाता था। इसका आंसर क्या होगा? एक इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ इनमें से एक से अधिक अगर रहता तो ये आपका हो जाता, है कि नहीं। ये उत्तरी बंगाल में जो है आंसर देखिएगा, उत्तरी बंगाल, उत्तरी बंगाल, है ना, उत्तरी बंगाल, उत्तरी बंगाल में ज्यादातर, उत्तरी बंगाल में ज्यादातर, ज्यादातर उत्तरी बंगाल में ज्यादातर, है ना, ज्यादातर सबसे शक्तिशाली, है ना, सबसे शक्तिशाली, शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये था जोतदार, है ना, जोतदार, जोतदार थे। उत्तरी बंगाल में ज्यादातर सबसे शक्तिशाली क्या थे? जोतदार। उत्तरी बंगाल में सबसे ज्यादा क्या थे शक्तिशाली? ये जोतदार थे, है ना। कुछ जगहों में देखिएगा, कुछ जगहों में, कुछ जगहों में जो है, कुछ जगहों में जो है इसे हवलदार भी कहा जाता था, है ना, हवलदार। कुछ जगहों में जो है इसको हवलदार कहा जाता था, है कि नहीं। तो इसका आंसर जो है यहां चला जाएगा जोतदार, हवलदार, यानी एक से अधिक। आपका एक से अधिक जो है कहीं नहीं दिया हुआ आपका आंसर, है ना। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर आपका, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसके लिए किया जाता था? रैयत शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसके लिए किया था? रैयत शब्द जो है किसके लिए किया जाता था? इसको बताइए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसको बता दीजिएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप लोग बताइए, है ना, इसमें बताइए आप लोग, है ना, बताइए। जमींदार के लिए पहला क्वेश्चन, दूसरा किसानों के लिए, है ना,
तीसरा कांटेदार के लिए, और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए, कोई भी क्वेश्चन बताइए इसको, है ना, कोई भी बताइए इसके। ये जो था रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसके लिए किया जाता था? ये जो किया जाता था ये किसानों के लिए किया जाता था, है ना। ये जो किया जाता था ये किसानों के लिए किया जाता था, है ना। ये सब क्वेश्चन में दमदार क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाने बाद जो है ना म्याज को एकदम झंझना देगा आपको, समझ गए ना। 95% ये सब क्वेश्चन को लड़का छोड़ कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें उतना फ्रस्ट्रेट होने की कोई बात नहीं है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो थे आपका जमींदार थे, अथी किसान के लिए प्रयोग किया जाता था, ये किसान के लिए प्रयोग किया जाता था। जमींदार और हवलदार के बारे में तो आपको पहले बताए गए थे, है ना। उत्तरी बंगाल में जो है सबसे शक्तिशाली जो था ये आपका जोतदार को था, है ना। कुछ भागों में उसको हवलदार का भी प्रयोग किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कथन कुछ सही है, यहीं पर फंसता है सब। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? पहला है कि ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्णों की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। दूसरा, वहां जहां वर्ण जहां मात्र 4 थे वहीं जातियों को कोई निश्चित संख्या नहीं थी। निषाद और स्वर्णकार 4 वर्णों में समाहित थे। 3 नंबर बताइएगा। 3 नंबर में जो है ये बताइएगा। और चौथा नंबर बोल रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपको जो है ज्यादा आपका बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, टीआरई 4 में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बिहार एसआई में ऐसा क्वेश्चन आपको एक से अधिक वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना, ऑप्शन। लेकिन फिर भी लेकर चलना है, इसलिए कि बिहार दरोगा का आपका जो एग्जाम 4 शिफ्ट में होने जा रहा है ना। 4 शिफ्ट में उसका कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। ये नहीं हमको कह चलना है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, समझ गए ना। ये क्वेश्चन आपको जो है ये कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में जाइएगा तो इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं। आपको स्टेटमेंट टाइप आज का जो सेट आपका है दिया हुआ, ये बहुत बेहतरीन तरीके दिया हुआ है। इस क्वेश्चन जो में अगर जो लड़का अगर मान ले 60 नंबर अगर ले आया है, उसका लिख देते हैं कि 100% पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। 60 नंबर लाने में दम फुला देगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको जल्द से जुड़िए और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइव में जुड़िए और शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम बताते चलेंगे, है कि नहीं। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही के बारे में बताना है। तो ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति पर जन्म आधारित थे, है कि नहीं। उसके बाद जो था ये ब्राह्मण जहां मात्र 4 थे वहीं जातियों से कोई निश्चित संख्या नहीं थी, बिल्कुल सही। निषाद और स्वर्ण 4 वर्णों में समाहित थे, समाहित नहीं थी। तो इसका जो है क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। सब तो सही है जी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हिंदू शब्द लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द है जिसका प्रयोग किस नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए किया गया था? कौन सा नदी के जो है पूर्व क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया था? बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी, है ना। कमेंट में आप बताइएगा। ये जो किया गया था सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी के लिए किया गया था। और सिंधु नदी जो है ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी ध्यान दीजिए, सिंधु नदी की जो लंबाई है, सिंधु नदी की लंबाई जो है ये 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है। और ये भारत में इसकी लंबाई जो है ध्यान दीजिएगा, भारत में 1114 किलोमीटर है ना। सिंधु नदी की लंबाई जो है टोटल 2880 किलोमीटर है और ये भारत में कितना है? 1114 किलोमीटर है। और इनकी सहायक नदियां जो है, सहायक नदियां पूछता है, सहायक नदियां जो है, सहायक नदी सतलज, ब्यास, झेलम, रावी। मुख्य नदी याद रखिएगा, सतलज, ध्यान दीजिएगा, सतलज, है ना, सतलज, ब्यास, रावी, है ना, और झेलम। सतलज, ब्यास, रावी और झेलम, ये सब जो है सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, ये इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, ध्यान दीजिएगा, भारत की दूसरी, है ना, भारत की दूसरी सबसे
बड़ी नदी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोला जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगा गोदावरी। अब बोलेगा प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे है ना, सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी नदी, है ना, गोदावरी नदी हो जाएगा। उसके बाद 1465 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई जो है, कावेरी नदी की लंबाई आपका 760 से 800, है ना, 760 से 800 के रेंज में, कोई फिक्सबुल नहीं है। 780 भी दे सकता है, यानी इतना रेंज में आपका लिमिट दिया गया है कि नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, नेक्स्ट सिंधु के बारे में तो बता दिए आपका। और सिंधु नदी जो है, सिंधु ये पाकिस्तान की, सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु जो है, पाकिस्तान की सबसे क्या है? लंबी नदी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? सिंधु नदी हो जाएगा। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? तो ये जो है सिंधु नदी हो जाएगा। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? ये जो है सिंधु नदी हो जाएगा, है कि नहीं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन जो दिया गया था 8 अगस्त 1942 को स्वीकृति मिला था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को स्वीकृति मिला था और ये जारी लागू हो गया था। ये जारी हो गया था 9 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी, है ना। तो बोल रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए, जिसमें से कौन सा सही नहीं है। सही के बारे में बता रहा है कि कौन सा सही नहीं है ना, कौन सा सही नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे, ये तो सही है जी। उसके बाद सैनिक अपने देशवासियों को गोली चलाने से इनकार कर दे, ये भी सही है। उस छात्र तभी पढ़ाई छोड़े तब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस पर होगा, इसमें तो सारा सही है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर जाएगा, है कि नहीं। सब तो सही है कि नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि कौन सही नहीं है, तो तीनों तो सही है आपका, है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चला जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मध्यकाल में भाषा और संपर्क से संबंधित का कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ही नहीं, कौन सा कथन जो है सही है, इसको देखिएगा कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। ये जो है ना केवल सभा में चिश्तियों की स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले लोगों हिंदी बातचीत करते थे। अमीर खुसरो ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है कुछ सूफियों संतों में कविताएं मनसबी लिखी जहां ईश्वर के प्रति प्रेम के मान भी भयम है। एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका, है ना, बिल्कुल सही है। यह सब क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, है ना। दरोगा में नेगेटिव मार्किंग जो है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका जो है 10 क्वेश्चन पर जो है एक क्वेश्चन चला जाएगा, है ना। 10 क्वेश्चन जाएगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा, यानी 5 क्वेश्चन अगर आपका गलती होगा, है ना, 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर हो जाएगा, तो 1 नंबर चला जाएगा, है ना। यानी 10 क्वेश्चन पर आपका एक क्वेश्चन चला जाएगा। बात तो वही हुआ, क्वेश्चन की संख्या बोलिए, ये आपका मार्क्स बताइएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुगल काल के दौरान किस भद्रजनों ने महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। मुगल काल के दौरान किस भद्रजनों ने महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था, है कि नहीं, हक मिला हुआ था। ये जो मिला हुआ था ये भूमियार को मिला हुआ था, है कि नहीं, ये भूमियार को मिला हुआ था। ये सब क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन आपका है कि नहीं, इसमें जो है डिस्कशन कराने को कोई जरूरी नहीं है, ये भूमियार को मिला हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चले गया
किस एक्ट के द्वारा, इस सबसे मजेदार क्वेश्चन है, इसको जो है क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान पूर्वक रखिएगा, ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। बोला किस एक्ट के द्वारा मिसाइलों मशीनरियों को गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, पहले इसको आंसर नहीं देखिए। रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था ये 1773 में हुआ था, बिल्कुल सही है ना। पिट्स इंडिया एक्ट जो हुआ था ये 1784 में हुआ था, है ना, 1784 में हुआ था, है ना। यह क्वेश्चन जो बोल रहा है कि किस एक्ट के द्वारा ईसाइयों मशीनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था, है कि नहीं, हटा दिया गया था। ये जो क्वेश्चन हो जाएगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए नहीं होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत तो करवे किया गया था, 1773 में चार्टर एक्ट किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया, है ना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो किया गया तो रुकावटों को जो हटा दिया गया था ये आपका जो है 1813 ईस्वी, है ना, 1813 है ना, 1813 में धर्म प्रचार की आवृत्ति किया गया था, 1813। इसका आंसर जो है ये 1813 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी 1813 अगर रहता तो ये आपका जो है सही हो जाता, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया गया है, मध्यकाल में पूजा मत प्रणालियों की समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार की कार्य करती है। मध्यकाल में ध्यान दीजिएगा, मध्यकाल में, है ना, मध्यकाल में जो है, मध्यकाल में समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार की कार्य करती है। ये देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन ये है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया आपका है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन दिया गया है, इसको बताइए आप लोग। पंकज कुमार 18 बिल्कुल सही। नकुल कुमार गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया। आप लोग जुड़िए, जल्दी से जुड़िए और थोड़ा सा देखिए ज्यादा, है ना। उसके बाद जो है ये था स्थानीय पंथों के एकीकरण में लाभों का एहसास हुआ, ब्राह्मणवादी विचारों के प्रसार करना, इससे महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना और उनमें आमतौर पर वैदिक सहायता से बाहर रखा गया, बिल्कुल सही है। ब्राह्मणों को इन अन्य सामाजिक श्रेणियों, मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार किया गया, उन पर फिर से काम किया गया, एकदम बिल्कुल सही आपका है। ऑप्शन क्या जाएगा, एक से अधिक चला जाएगा आपका, है कि नहीं। दो क्वेश्चन अगर सही हो गया जानिए कि आंसर कहां जाएगा, एक से अधिक जाएगा आपका, है ना, एक से अधिक जाएगा आपका आंसर। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए आज जो खाली क्वेश्चन दिया गया है आपका कथन ही बारे में दिया गया, अगर नहीं अच्छी से अगर जानिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोग के लिए, है कि नहीं। इसमें देखिएगा कि 17वीं शताब्दी के दौरान भारत की तुलना में पश्चिमी यूरोप के शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे, बिल्कुल सही है कि नहीं। उसके बाद जो है 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों के अधिक संख्या के लोग रहते थे और भारत की सभी भूमि पर राजशाही का स्वामित्व था, है कि नहीं, स्वामित्व था। ये जो आंसर आपका होगा ये आपका 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप में तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या के लोग रहते थे, है कि नहीं। यही आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही दिया गया है। 17वीं शताब्दी बताइएगा, लिखिएगा 17वीं शताब्दी, है ना, 17वीं शताब्दी के दौरान, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में जो है, भारत में 15% आबादी, 15% आबादी जो है शहरी है। 15% आबादी क्या है, शहरी है, शहरी में रहते हैं, है ना। 15%, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में जो है 15% आबादी जो है शहरी में रहते हैं, है कि नहीं। इस सब क्वेश्चन को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, प्राचीन काल में गंगा घाटी नए राज्य और शहर कब उभर आए थे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया गया है। सबसे पहले जो है प्राचीन काल 1500 से 1000, 1500 से 1000 जो होता है ये ऋग वैदिक काल होता है, ऋग वैदिक काल, है ना, ऋग वैदिक काल हो जाएगा। 1500 से 1000 क्या होगा, तो ऋग वैदिक काल हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल हो जाएगा 1000 से क्या, 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व में दिया गया है, ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व 15 ऋग वैदिक काल हो जाएगा आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल हो जाएगा 1000 से 600, वहां 500 दिया है ना, उसको 600 रहेगा वो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्राचीन काल में गंगा घाटी में नए राज्यों का शहर कब उभर में आए थे, है कि नहीं, कब उभर में आए थे। ये जो आया था
ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में आया था। ईसा पूर्व की जो है प्रथम शताब्दी में आया था। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है कि नहीं। तो वैदिक काल को कितने भाग में बांटा गया था? 2 भाग में, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, है ना। उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, बिल्कुल सही है। पंकज का जवाब सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग का मिलान कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ये मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है। भीमताल, भीमताल हो जाएगा टेक्नोटिक। भीमताल जो है सूची को मिलान करना है। सूची मिलान करने में क्या है ना, टेक्नोटिव। अब 1 का 3 कहाँ है? 1 का 3 यहाँ है, 1 का 3 यहाँ है, बाद बाकी कहीं है ये नहीं है। लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं भी है तो ये को और चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी, अनूप और पश्चल, है ना। ये आपका 3 का 1, ये पकड़ा गया। आप कान पकड़ के इसको ऐड दीजिए बढ़िया से, है कि नहीं। इसको तुम पकड़िए बढ़िया से, तोड़ दीजिए धर के। 3 1 2 4, है ना। गोहन कहाँ हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका भूस्खलन। और लोहार हो जाएगा आपका कहाँ? ज्वालामुखी की पहाड़ी प्रमुख। आपका आंसर कहाँ जाएगा गुरु जी? ये 2 4, ये बी नंबर आपका ऑप्शन चला जाएगा, है कि नहीं। मिलान करने वाला कुछ नहीं, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि नहीं। उसके बाद चलेंगे हम लोग जो है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ डोमट मैदानों का भाग नहीं है? कौन सा जो है उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ डोमट मैदानों का भाग नहीं है ना। तो भाग नहीं है तो पूर्णिया, मुजफ्फरपुर तो ये सब है आपका, है ना। बेगूसराय, बेगूसराय जो है, बेगूसराय ये नहीं है ना। बेगूसराय जो है यहाँ पर जो है ये आपका कछारी मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। कछारी मिट्टी तराई के निकट में जो है बेगूसराय, गंगा नदी के किनारे है, ये तराई में पाया जाता है कछारी मिट्टी। और बेगूसराय में जो है कांवरतल झील है, कांवरतल झील है ना। कांवरतल झील है बेगूसराय में जो है, कौन सा झील है? कांवरतल झील है। इसको रामसर साइड में भी शामिल कर दिया गया है बेगूसराय, है ना। उसके मुजफ्फरपुर में जो है ये लीची, मुजफ्फरपुर लीची के ब्रांड मास्टर का नाम क्या है? पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा है। मुजफ्फरपुर, है ना। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के लीची, लीची के ब्रांड नाम क्या है? ब्रांड नेम ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? शाही लीची, शाही लीची हो जाएगा, शाही लीची हो जाएगा, ठीक है। शाही लीची हो जाएगा। अरे आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो है 15 नंबर क्वेश्चन, है ना। 14 13 14 चल जाइएगा। 14 में आपका पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकार का सही क्रम क्या होगा? अब ये बताइए, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को हम लोग जो बोलते हैं ये विषुवत रेखा बोला जाता है ना। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को हम लोग बोला जाते हैं, ये विषुवत रेखा बोला जाता है। भूमध्य रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ये विषुवत रेखा बोला जाता है ना। अगर मान लिया जाए विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर अगर हम लोग चलेंगे, ध्रुव की ओर, तो अस्मोल जी का मान जो है ये बढ़ता है। अस्मोल जी का मान क्या होता है? ये जो है बढ़ता है। और ध्रुव की ओर से विषुवत रेखा की ओर मान आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो घटता है। तो बोलता है कि अस्मोल जी का मान जो है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अस्मोल जी का मान जो है विषुवत रेखा पर जो है क्या होता है? न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। ये किसके कारण? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में ये जो है 42 किलोमीटर का जो अंतर होता है, उसी की वजह से जो है ये आपका जो है सो होता है। तो हम लोग इसके पहले चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पर चलेंगे। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकार का सही क्रम बताइए आप, है ना। वनस्पति प्रकार का जो है सही क्रम बताना है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा और सवाना ये आपका सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थलीय झाड़ी और टुंड्रा ये एकदम बिल्कुल सही है, यही तो सही होगा जी। टुंड्रा जो है आपका ठंडे प्रदेश में पाया जाता है यहाँ पे, है कि नहीं। उसके मरुस्थलीय झाड़ियां, उष्णकटिबंधीय वर्षा नहीं होगा, ये ऊपरी में से कोई नहीं। ये आंसर आपका बी चल जाएगा, है कि नहीं। आंसर जो है आपका जो है सो बी चल जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है आमतौर पर कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य पाया जाता है ना। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य में पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पौधा जो है इसमें जो होता है महोगनी, देखिएगा महोगनी, महोगनी का लकड़ी बहुत मानता आता है। महोगनी, चंदन,
है ना, महोगनी, चंदन, देवदार, है ना, देवदार, देवदार। ये जो 3 को जो पौधा है ये उष्णकटिबंधीय जो है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, ये उष्णकटिबंधीय पौधा, ये तीनों पौधा को आप लिख लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय महोगनी, चंदन, देवदार जो है ये उष्णकटिबंधीय पौधा जो है वृक्ष पर में पाया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सबसे पहले निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। आज का जो बोल दिया ना, जो 60 नंबर अगर इस सेट में अगर ले आया, बहुत बहादुर चिन्हा जाएगा इसको, ठीक है। आज जो सेट आपको दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले बोल रहा है कि बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। नहीं, बीजक जो था कबीर का था, ये तो कबीर था। बीजक संत जो थे ये कबीर थे, ये दादू दयाल कहाँ है, ये तो गलत हो गया आपका, है ना। पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग दर्शन को माघवाचार्य ने प्रतिपादित किया, नहीं, ये तो वैष्णव किया था, है ना, ये वैष्णव किया था, ये वैष्णव किया था, है ना, ये वैष्णव किया था। उसके बाद जो है गुरु नानक 1469 से 1539, बिल्कुल सही। गुरु नानक की मृत्यु जो हुआ था, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इनकी मृत्यु जो हुआ था ये हुआ था 1539, है ना, करतारपुर, ध्यान दीजिएगा, करतारपुर, करतारपुर में, करतारपुर जो पड़ता है ये पाकिस्तान, करतारपुर जो पड़ता है ये पाकिस्तान, करतारपुर कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। और इसने सिख धर्म की स्थापना बहलोल लोदी के समय हुआ, नहीं, ये सिकंदर लोदी के समय हुआ, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, है कि ना, सिकंदर लोदी। तो आंसर आपका क्या होगा, उपयुक्त में से क्या बोला, कौन सा कथन सही है। कथन एको सही नहीं उसका है, इनमें से एक से क्या होगा, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। सब तो आपको बता दिए। बीजक संत दादू दयालु के उपदेशों का समान था, नहीं, बीजक तो कबीर के थे, है ना, कबीर के थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माघवाचार्य ने प्रतिपादित किया, नहीं, वैष्णव ने किया था। और गुरु नानक ने 1469 से 1539 में सिख धर्म की स्थापना बहलोल लोदी के समय, नहीं, सिकंदर लोदी के समय हुआ था, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए हम लोग। उसके बाद चलते हैं, ऋग वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु नदी घाटी के लोगों को संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। देखिए आज कथन खाली सही है ये, है ना, आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करके रहिएगा, ठीक है, खाली कथाने मिलवे करेगा इसमें, है ना। सर दरोगा का पीटी के लूसेंट बुक ठीक रहता है क्या, एकदम बहुत हैवी है, लूसेंट महाब्रह्मास्त्र चीज है जी। लूसेंट अगर पढ़ लीजिएगा ना बढ़िया से, ठीक है, मेरा बैच भी लूसेंट का जल्द आ जाएगा एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा डिस्कशन को देखिए अच्छी तरह से, एकदम मेन क्वेश्चन पर हम मुद्दा पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और लूसेंट एक बार अगर पढ़ लीजिएगा मेरे से तो जिंदगी में कहीं दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए आप लोग। जो अगर लाइव में बहुत कुछ लड़का है जो जानता है मेरे बारे में, बहुत कुछ नहीं जानता भी होगा, है कि नहीं, तो जो जानता होगा थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिए, आप लोग अन्य लड़के भी जान जाएंगे, है कि नहीं, उसको थोड़ा सा कमेंट बता दीजिए कैसे हम पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं लूसेंट के बारे में। लड़का थोड़ा कमेंट बोल रहा है कि दरोगा के लिए पीटी के लिए लूसेंट बुक रहता है, ठीक नहीं है। जो भी अगर जो हमको अगर जानते हैं थोड़ा सा कमेंट में आप बता दीजिए कि लूसेंट कैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, हम तो अपना दही कौन बोलता है खट्टा है जी, अपना दही सब मीठे बोलता है, ठीक है। तो हमारा पढ़ाई जो है वो स्टूडेंट ही बता सकता है कि कैसे हम पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो जो भी अगर जानते होंगे, जो भी अगर इस लाइव में अगर जुड़े हुए हैं तो अपना कमेंट में बता दीजिए कि बजरंगी सर कैसा पढ़ाते हैं लूसेंट, या उनके साथ जुड़ने से बात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दरोगा तो हम जानिए एक तरह से 4 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, समझ गए ना। पढ़ाई ऐसा कीजिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। खूब 12 घंटा पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता, 6 घंटा ही 5 घंटा अगर पढ़ रहे हैं ना सही सटीक तरीके से, स्मार्ट तरीके से, ठीक है, रिजल्ट अपने आप फेंक देगा आपका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो कि बकवास क्वेश्चन रहता है, उसको पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है और एग्जाम में बनता भी नहीं है, समझ गए ना, ऐसा रहता है। प्लीज़ सर प्लीज़ लूसेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए यूट्यूब पर भी होगा, अभी तो डिस्कशन में रही टीम लगा है ना। सुमंती कुमारी बहुत मस्त पढ़ाते हैं सर, एकदम बिल्कुल सही। देखिए आपका कमेंट आ रहा है कि नहीं, कमेंट आ रहा है आपका, अब सब सारा आपको बता देगा कैसे क्या पढ़ाते हैं हम लूसेंट। चलिए ठीक है, आप चलते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन जो है, ऋग वैदिक कालीन आर्यों सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब बताइए ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में कहीं आ जाएगा तो क्या बाउंसर नहीं मारेगा। ये सब क्वेश्चन अगर कहीं आ गया एग्जाम में बाउंसर नहीं मारेगा,
बुझाएगा कुछ जी ये सब क्वेश्चन जो बढ़िया से नहीं पढ़िएगा इसको, है कि नहीं। ये जो है ऋग्वेदीन कालीन आर्य कवच और नीरज शास्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इनका उपयोग कोई साक्ष्य नहीं मिलता था। एकदम बिल्कुल सही लिखा, यही आंसर ही होगा आपका। ऋग्वेदीन कालीन आर्यों का स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग इनके केवल ताम्र लोग का ज्ञान था। नहीं, बिल्कुल गलत है। ऋग्वेदीन कालीन आर्यों के घोड़े का पालतू बनाता था, गलती है। श्योर भाई, घोड़ा का कहीं पालतू बनाता था जी। आपका आंसर नंबर 116 का 1, ऐसी भी आपका झलक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है। देखिए आज क्या बोले थे हम कि आज आपका दिमाग जो है ना झकझोर देगा धर के, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है कम से कम आपका 10 से 12 का 17 क्वेश्चन आपको अभी 17वां क्वेश्चन में है। देखिए स्टेटमेंट कैलकुलेट कितना क्वेश्चन है, तो फ्रस्ट्रेट होने की कोई बात नहीं है। कुछ आपका दरोगा 4 सेट में अब होने वाला एग्जाम है, तो हो सकता है किसी टेस्ट में जो है किसी सेट अगर पकड़ा गया आपका कहीं, मान लिया जाए स्टेटमेंट कैलकुलेट कहीं पकड़ा गया है कि नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा। बताइए इस आंसर को आप लोग बताइए, इसको जो बताइएगा आप लोग, इसको बताइए आप लोग, है ना, इसको बताते चलिएगा। अवध अवध के नवाब सुजाउद्दौला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तथ्य है। यहां ध्यान दीजिएगा, सही तथ्य, इसको पकड़िए, इसको एकदम कान पकड़िए बढ़िया से, है कि नहीं। अगर सही तथ्य है कि गलत तथ्य है कैसे आप पता कीजिएगा, अब ये बताइए आप, है ना, सही है कि गलत है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, यहां देखिए अवध के नवाब सुजाउद्दौला के संबंध में बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। अब हम पढ़ते हैं, आप लोग तो बता दिए, है ना। सोमू कुमार यस सर, है ना, सोमू कुमार सी एकदम बिल्कुल, सोमू एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है। उसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानी आक्रमण अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया था, एकदम बिल्कुल साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था। पहला 1526 में हुआ था और दूसरा 1500 क्या हुआ था 56 में हुआ था। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, है ना। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर है, उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था, एकदम बिल्कुल सही है, शरण दिया था, ये भी सही हो जाएगा। बक्सर की युद्ध के समय अवध का नवाब था, एकदम बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764, ध्यान दीजिएगा 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1700 कब 64 हुआ था। तो क्या होगा आपका 1 2 3, ये तीनों सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा आपका, है कि नहीं, सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आ जाइएगा, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, देखिए पकड़िए इसको, फल्गु को, अरे फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। सबसे पहले बताइए, फल्गु जो है ये गया में है, गया जो है ध्यान दीजिएगा, गया नदी जो है ये फल्गु नदी किनारे है ना, फल्गु। अब फल्गु और फल्गु नदी को ही श्राप दिया था सीता माता ने ही फल्गु नदी को श्राप दिया था, है ना। जब राजा दशरथ को जब पिंड दान करने के लिए गया था, राम लक्ष्मण और सीता माता तीनों जब गए थे राजा दशरथ के पिंड दान देने के लिए, तो राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने मार्केट गया था, है ना। मार्केट जाने के बाद जो है, और इधर जो है सीता माता उनको बोला कि आप यहीं पर रहिए, और उन लोगों को मार्केट में देरी हो गया था। और जब तक जो है राजा दशरथ जी जो है हाथ लंबा कर दिए इस तरह करके, है ना, हाथ लंबा कर दिए, और सीता माता क्या किए थे जो है सो उसको बालू का पिंडदान, उनको पिंडदान बालू का किया था, हाथ में डाल दिए। जब राम और लक्ष्मण जब आए उधर से, तो बोला कि पिंडदान तो हो गया, अपनी पत्नी को बोला, तो बोला कि पत्नी कि आपका गवाह कौन है जी, है ना। तो गवाह में बोला था नदी को रखा, बरगद को रखा, गाय को रखा, पंडित को रखा, है ना, पंडित रखा। तो सब सोचा होगा कि हम राम के फेवर में बोलेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, वरदान मिलेगा। ऐसा नहीं समझ रहा कि सीता माता ऐसा वरदान देगा कि सत्यानाश हो जाएगा। तो गाय तो सबसे पहले पंडित को पूछा कि क्या ये सही है, भर दिया, बोला कि नहीं दिया है, ठीक है। तो सीता माता पंडित को ऐसा वरदान दिया, है ना, कि जाओ तुम किसी के घर में जाएगा तो हाई पीट करते रहेगा, समझ गए ना।
बहुत सारा कहानी इसका लंबा है, क्या बताएं, क्वेश्चन के अनुकूल चलेंगे हम लोग, है कि नहीं। और गाय को दिया कि जाओ तुम एक घर से छोलेगा दूसरे पत्तल ही चाटेगा तुम लोग, है कि नहीं। तो आ जाइएगा यहाँ पे, आप जाइएगा बिहार में बहने वाली नदियां, पवित्र नदी फल्गु नदी, है ना, ये जो है मोहाना और नीलांजना नदी, मोहाना और नीलांजना नदी की संगम पर बनती है। और ये फल्गु नदी जो निकलती है ना, ये फल्गु नदी जो निकलती है, ये छोटा नागपुर पठार, है ना, छोटा नागपुर पठार, पठार छोटा नागपुर पठार, ये आपका जो है हजारीबाग, है ना, हजारीबाग, हजारीबाग, छोटा नागपुर पठार ये हजारीबाग, है ना, छोटा नागपुर पठार जो है ये हजारीबाग, हजारीबाग से निकलती है ना। और जो है इसको गया का नाम जो किया है, ये गया जी कर दिया है, गया का नाम जो चेंज कर दिया है, ये गया जी कर दिया है ना। गया का नाम क्या किया है, ये गया जी चेंज कर दिया है ना। गया का नाम चेंज कर क्या है, गया जी कर दिया, गया। तो गया बोलेगा आपको किसने कहा है, फल्गु, तो मोहामना और नीलांजना, है ना, मोहामना और नीलांजना। और ये फल्गु नदी का जो निर्माण हुआ था, इसमें जो है मोहना नदी आकर मिल गया था, मोहना नदी, है ना, इसमें जो है मोहना नदी आकर मिला था, तो फल्गु नदी का निर्माण हो गया था, है ना, मोहना नदी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, दाब की इकाई क्या है ना। आप देखिए यहाँ पर कितना मस्त क्वेश्चन आपको दिया गया है। सबसे पहले दाब बराबर जो होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, है ना, बल बटे क्षेत्रफल। अब ये बताइए बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, समझ गए ना, मीटर हो जाएगा। आप बताइएगा प्रतिबल, प्रतिबल जो है, प्रतिबल ये भी होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्या होगा, क्षेत्रफल, ये भी न्यूटन हो जाएगा और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर यह साबित हुआ कि दाब और प्रतिबल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अशरफ अली गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल सही, आप लोग जुड़िए, ठीक है, नवीन कुमार सिंह प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइएगा आप, है ना। इस पर 10 बजे मेरा डिस्कशन होता है, AMWF में टेस्ट चलता है, और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को मेरा डिस्कशन 10 बजे से आप लोग जो है सो हमेशा डिस्कशन चलेगा आपका, समझ गए ना। ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, आप लोग सभी को जुड़वा दीजिए, है कि ना। और लाइव में रहिए, शुरू से अंत तक रहिए लाइव में, ठीक है, शुरू से ज्यादा लाइव रहे तो हम डिस्कशन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराते चलेंगे, है कि नहीं। तो दाब समझ जाइएगा, दाब जो है ये बल बटा क्षेत्रफल को दाब कहते हैं, प्रतिबल को भी जो है बल बटा क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, आपका प्रतिबल कहते हैं। दोनों का यूनिट जो होता है सेम होता है, और दोनों जो है ये अदिश राशि होता है, दोनों क्या होता है, ये अदिश राशि होता है। बोलता है कि दाब का स्थायी मात्रा जो है पास्कल भी होता है कि ना, दाब का जो है ये पास्कल भी होता है, ये पास्कल भी होता है, दाब का क्या होता है, पास्कल भी होता है ना। और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, देखिए, है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग होता है ना, क्षेत्रफल वर्ग, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और दाब का पास्कल भी होता है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक हो गया आपका। और न्यूटन जो होता है, न्यूटन जो होता है, न्यूटन ये जो होता है, न्यूटन ये, न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक होता है, न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, न्यूटन जो मात्रक होता है ये बल का होता है, न्यूटन जो है ये बल का मात्रक होता है ना, न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, न्यूटन बल का हो जाएगा। एक अपसारी दर्पण, ध्यान दीजिएगा, अपसारी दर्पण जो होता है इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अपसारी जो है ये उत्तल दर्पण बोला जाता है ना। और अवतल को बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, अवतल को बोला जाता है ये अभिसारी बोला जाता है, अवतल को अभिसारी बोला जाता है, अवतल को क्या बोलते हैं, अभिसारी बोला जाता है ना, अवतल को अभिसारी। जैसे आप देखे होंगे यहाँ पे फिजिक्स पढ़ते होंगे, तो गोलीय दर्पण को जो है 2 भाग में बांटा गया है। अगर गोलीय दर्पण को हम काट देंगे तो कितने बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका अवतल और उत्तल, है ना, अवतल और उत्तल बन जाएगा, है ना, अवतल और क्या बनेगा, उत्तल बनेगा, अवतल और उत्तल बनेगा, है ना, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल बन जाएगा, है ना, अवतल और उत्तल बन जाएगा, अवतल उत्तल बन जाएगा, अवतल और उत्तल बन जाएगा। तो वही बोल रहा है कि एक अपसारी दर्पण जो है ये उत्तल दर्पण होता है ना। और अवतल को क्या बोलते हैं, अभिसारी बोला जाता है, अवतल को क्या बोला जाता है, अभिसारी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए, एक अपसारी दर्पण है, एक समतल दर्पण है, एक अवतल उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। उपयुक्त में से कोई आंसर आपका क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो उत्तल दर्पण हो जाएगा जी, है ना, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है,
सबसे पहले मिलान करने वाला, ये तो सबसे हल्का है जी, तो आप लोग भी बता सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये सबसे हल्का क्वेश्चन है। पिच जिसको बोलते हैं आवृत्ति, पिच को बोलते हैं आवृत्ति, है ना। तो आवृत्ति मिलाइए, आवृत्ति क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। पकड़िए, एक कस्सी मिलाइए, कहाँ एक कस्सी है, इसको काटिए पहले, ठीक है। आप बचा कौन, एक कस्सी एक कस्सी, है कि नहीं। दोनों ऑप्शन पकड़िए, उसके प्रबलता, प्रबलता क्या हो, डेसिबल, प्रबलता क्या होगा, डेसिबल। दू का डी कहाँ है जी, दू का डी यहाँ पे है। उसके प्रतिध्वनि, परावर्तन, 3 का 1 बता दीजिए। चिकित्सा का उपयोग कहाँ गया, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं आला, है ना। स्टेथोस्कोप जिसको बोलता है डॉक्टर प्रयोग किया जाता है, आला का जो प्रयोग किया जाता है हृदय की धड़कन मापा जाता है ना। स्टेथोस्कोप प्रयोग जो किया जाता है हृदय की धड़कन को मापा जाता है ना, हृदय की धड़कन मापा जाता है। तो ये आपका 4 के बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से किस पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस पदार्थ का वाष्पीकरण होता है, कौन सा पदार्थ। अच्छा ये बताइए वाष्पीकरण कब होगा, वाष्प कब बनेगा, जब हम पानी को गर्म करते हैं, जब बॉइलिंग जब तक नहीं होगा तब तक वाष्प ज्यादा बनता है। जैसे बॉइलिंग हो जाएगा बस आपका वाष्प बनना कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो बॉइलिंग से पहले अगर टेम्परेचर, अगर है ना टेम्परेचर नीचे रहेगा तो आपका वाष्प ज्यादा बनेगा, वाष्प ज्यादा होगा। और जैसे आप बॉइलिंग उबला, बॉइलिंग हो गया, तब जानिए कि आपका वाष्प कम बनना स्टार्ट होगा। तो बोला निम्न में से किस पदार्थ में वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पीकरण इसके क्वथनांक से नीचे ताप, यानी बॉइलिंग से नीचे टेम्परेचर अगर रहेगा तो उससे वाष्पीकरण होगा, एकदम यही सही है, वाष्पीकरण सही है। इसके क्वथनांक से ऊपर ताप नहीं, क्वथनांक से अगर ऊपर हो जाएगा तो वाष्प बनवे नहीं करेगा आपका, है ना। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब ये बताइए वाष्पीकरण, द्रव से अगर वाष्प में जाएगा, द्रव से वाष्प में, ध्यान दीजिएगा, द्रव से वाष्प में तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। द्रव से वाष्प में जाएगा तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। ठोस से द्रव में जाएगा तो क्या कहलाएगा, ठोस से द्रव, ये क्या कहलाएगा, गलनांक। ठोस से द्रव में जाएगा तो क्या होगा, गलनांक। ठोस से गैस में जाएगा तो क्या होगा, ठोस से गैस में जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठोस से द्रव, ठोस से गैस में क्या होगा, गैस से ठोस में जाएगा तो क्या होगा, गैस से ठोस में जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा निक्षेपण, है ना, निक्षेपण, निक्षेपण, निक्षेपण हो जाएगा, है ना, निक्षेपण, निक्षेपण हो जाएगा, निक्षेपण, निक्षेपण, निक्षेपण हो जाएगा, है ना। द्रव से द्रव से, द्रव से ठोस में आएगा तो क्या होगा, द्रव से ठोस में आएगा तो क्या होगा, द्रव से ठोस में आएगा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, संघनन हो जाएगा, है ना, संघनन हो जाएगा। द्रव से ठोस में आ जाएगा तो संघनन हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है ये सब सारा आप लोग जो है लिखते चल जाइएगा, ये सब जो है टोटल आपको लिखना है ना, ये सब जो है टोटल आपको लिखना है ना। लिखिए तब तक, उसके बाद बताते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद आपका आंसर क्या है, 1 नंबर हो जाएगा, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन आइए, घरेलू खाना पकाने में की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं एलपीजी मुख्य रूप से होते हैं। अब ये समझिए यहाँ पे देखिएगा कि एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है ये लिक्विड, LIQUID, लिक्विडफाइड, FID, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, GASSES गैस, है ना। एलपीजी में एक केमिकल होता है जो मिलाता है, उसको बोलते हैं मिथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन, मरकैप्टन एंड मिथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, या सल्फर के यौगिक, या सल्फर, या सल्फर के यौगिक, या सल्फर के क्या यौगिक, या सल्फर के यौगिक। ये अगर नहीं मिलाएगा ना, ये अगर नहीं मिलाया तो जानिए कि आपका गैस ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, आग लग जाएगा तुरंत, है ना, आग लग जाएगा। तो ये जो है घरेलू खाना में जो है गैस जो है ये ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन
और आइसोब्यूटेन, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं एन से नॉर्मल हो जाएगा, अब ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन बी लिख देते हैं, है ना, बी से ब्यूटेन, नो से एन से नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये आपके एलपीजी में रहता है। और सिगरेट के लाइटर में जो है, ध्यान दीजिएगा, सिगरेट के लाइटर में जो है, लाइटर में ये जो रहता है ब्यूटेन गैस रहता है, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन यानी C4H10, प्रोपेन का फॉर्मूला देखिएगा, प्रोपेन का C3H8, है ना, प्रोपेन का हो जाएगा C3H8, मीथेन का CH4, ये क्या होगा, मीथेन का CH4, है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, है ना, ये सब आपका ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, मतलब क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम, ये जो आपका होता है। अच्छा ये बताइए, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर आप जानते होंगे, है कि नहीं, कि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो पढ़े होंगे, कोशिका कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 प्रकार की होती है कि नहीं। इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट में जो है कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम का 80S, 70S एवं 70S होता है, यही होता है 80S। एस का होता है स्क्वाड, एस मतलब हो गया आपका स्क्वाड, उसका नाम पूरा है स्क्वाड, है ना, बी नंबर हो जाएगा आंसर। उसके बाद आ जाइएगा, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क के संबंध में सत्य कथन है, दिमाग के संबंध में जो है। अब ये बताइए, सबसे पहले मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क ये 3 प्रकार का होता है, 3 भाग होता है, मस्तिष्क के 3 भाग होता है। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। उसके बाद मध्य मस्तिष्क हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क हो जाएगा, है ना, मस्तिष्क हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, है ना, मस्तिष्क। सबसे पहले बोल रहा है कि मस्तिष्क का मुख्य भाग, सोचने वाला भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है, सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क, सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क। ध्यान दीजिएगा, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क से ज्ञान बुद्धि सब आपका अग्र मस्तिष्क सोचा जाता है। सुनने और सूंघने, याददाश्त, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क होते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। सुनने और सुनने अग्र मस्तिष्क होता है। लार, उल्टी, रक्तचाप, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के स्थित मेडुला द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। मेडुला और अम्लगोटा जो है मस्तिष्क के पीछे वाला भाग में पाया जाता है, पीछे वाला भाग पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाला भाग में मेडुला और अम्लगोटा पाया जाता है। इसमें उल्टी, दस्त, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो आपका जो है 2 और 3 ये सही है ना, 2 और 3 सही है। सेरिबेलम, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेरिबेलम शरीर के मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है ना, ये तो करता। ये आपका 2 और 3 क्या होगा, ये 2 और 3 सही होगा, 2 और 3 आपका नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, मानव की आहार नाल विभिन्न भागों में सही क्रम का चयन कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा, इसमें है ना, आप लोग बताइए। इसमें जो है मानव के आहार नाल के विभिन्न विभागों में सही क्रम को चयन कीजिए। सबसे पहले आपका ये आंसर सही है, मुख, गरिशिका, अमाशय, क्षुद्रांत और क्या वृदांत है ना, मुख हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले अगर हम लोग भोजन खाते हैं, सबसे पहले, है ना, भोजन जब खाते हैं, भोजन खाते हैं, है ना, तो पाचन की जो प्रक्रिया होती है, पाचन जो प्रारंभ होता है, पाचन प्रारंभ ये मुंह से होता है ना, मुंह से होता है ना, मुंह से होता है। क्या होता है,
मुंह से होता है। अब पाचन की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है मुंह से, ये 5 अवस्थाओं से गुजरती है। 5 अवस्था से गुजरती है। 5 अवस्था से गुजरती है। 5 अवस्था से गुजरती है ना। 5 अवस्था से क्या होती है? गुजरती है। 5 अवस्थाओं से गुजरती है कि नहीं। और हम लोग जब भोजन खाते हैं तो पेट में जो है कम से कम 3 से 4 घंटा है ना, 3 से 4 घंटा तक जो है रहता है, और उसके बाद भूख का एहसास होने लगता है। यानी अमाशय में, जिसको बोलते हैं स्टोमेच, अमाशय में 3 से 4 घंटा रहता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे आपका जो है सो भोजन पाचन स्टार्ट, भूख लगना स्टार्ट हो जाता है ना। तो पाचन किसे कहते हैं? तो बड़े बड़े भोजन को छोटे छोटे भोजन में परिवर्तित करना, ये पाचन कहलाएगा, है कि नहीं। बड़े बड़े भोजन को छोटे छोटे भोजन में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा? तो पाचन कहलाएगा, है ना। पाचन क्रिया कितने अवस्था गुजरती है? तो 5 अवस्था से गुजरती है। पाचन क्रिया कितने अवस्था से? तो 5 अवस्था से गुजरती है। समझ गए ना। तो पहला क्वेश्चन आपका यही आंसर सही है, मुख, गरिशिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, केपलर, सबसे पहले जो है केपलर जो है ग्रहों की गति का नियम दिया था। ग्रहों की गति का नियम दिया था, नियम, है ना। ग्रहों की गति का नियम जो दिया था ये केपलर ने दिया था, है ना। ग्रहों की गति का नियम जो केपलर दिया था, और इसके अनुसार जो है सूर्य, अच्छा ये बताइए सूर्य एक प्रकार का क्या है? सूर्य एक प्रकार का जो है ये तारा है ना। और चंद्रमा जो है ये उपग्रह है। चंद्रमा जो है उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा जो है उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है। उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह हो जाएगा, है ना। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ये जो है ग्रह है ना, ग्रह हो जाएगा। पूछेगा कि दिन का खगोलीय पिंड का राजा किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन मैंने चल रहा है। दिन का खगोलीय पिंड का राजा, खगोलीय, ध्यान दीजिएगा, खगोलीय पिंड का राजा ये सूर्य को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद रात का खगोलीय पिंड का, रात का खगोलीय पिंड का रानी ये चंद्रमा को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चंद्रमा को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, केपलर के ग्रह गति के नियम अनुसार सूर्य के परिता वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय टी, उसकी कक्षा की त्रिज्या आर में संबंध क्या है? फार्मूला है टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू, ये फार्मूला है, कोई लॉजिक नहीं है। टी स्क्वायर समानुपाती क्या होता है? आर क्यू होता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग का समूह है? एकदम सही बताना है ना। तीनों ऑप्शन सही मिलना कि जीवाणु ही होना चाहिए, है ना। तो ये जो दिया गया है मलेरिया, पोलियो, मम्पा। देखिए मलेरिया जो है आपका ये प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ होता है। और पोलियो जो है, पोलियो ये वायरस होता है। पोलियो जो है ये वायरस होता है, पोलियो वायरस हो जाता है। मम्पस ये भी वायरस होता है, वायरस होता है ना। मम्पस भी क्या होता है? वायरस। तो ये तो जोड़ा सही नहीं हो रहा है, एक प्रोटोजोआ हो गया और 2 वायरस हो गया। इसमें देखिए मम्पस भी जो है ये भी वायरस होता है ना, वायरस। उसके बाद हैजा जो है ये जीवाणु हो जाता है, हैजा जीवाणु हो जाता है। टाइफाइड जो है ये जीवाणु हो जाता है ना, जीवाणु हो जाता है। तो ये भी तो तीनों सही नहीं हो रहा है, एक जोड़ा में एक क्यों? अगर जीवाणु है तो जीवाणु तीनों रहेगा, प्रोटोजोआ है तो तीनों प्रोटोजोआ रहेगा, वही बताना है। इसमें देखिए प्लेग ये भी जीवाणु होता है, लेप्रेसी ये भी जीवाणु होता है, डिप्थीरिया ये भी जीवाणु होता है। देखिए आपका तो यही सही हो गया, तीनों जीवाणु से हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है ना। कौन सा जो है मानव शरीर के की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित, रहित मतलब समझ रहे हैं ना, रहित मतलब नहीं ले जाता है,
सहित मतलब ले जाता है, ठीक है। रहित मतलब नहीं ले जाना और सहित मतलब ले जाना। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। अब ये बताइएगा, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सीरा। सीरा एक होता है धमनी, ध्यान दीजिएगा, सीरा और धमनी। सीरा में जो है स्व से सीरा, स्व से शुद्ध नहीं, जस्ट अपोजिट चलिए इसको, अशुद्ध, ये जगह अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त होता है। और धमनी में जो है शुद्ध रक्त होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। सीरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में क्या, शुद्ध रक्त, है ना, धमनी में शुद्ध। सीरा जो है नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है ब्लड को। सीरा जो है बॉडी में नीचे से ऊपर की ओर, और धमनी ऊपर से नीचे की ओर, है कि नहीं, ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगा। तो ये जो है मानव शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, ऑक्सीजन रहित ले जाती है। इसको देखिएगा, आप लोग बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा, है कि नहीं। ये जो हो जाएगा, ये आपका फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, ये आंसर हो जाएगा आपका। ईपीयू में से कोई नहीं, इसका ये जो करता है फुफ्फुस धमनी करता है कि नहीं, फुफ्फुस धमनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, कॉलम 1 दिए गए हार्मोन का मिलान कीजिए, कॉलम 2 में दी गई अंतःस्रावी कोशिकाओं से करें। इस सबसे महा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। इसको देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा अल्फा बीटा और गामा, है ना। अल्फा बीटा गामा का अनुपात 1:2:3 होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। अल्फा पर जो चार्ज होता है ये प्लस होता है, बीटा पर जो चार्ज होता है माइनस होता है, और गामा पर जो चार्ज होता है 0 मैंने उदासीन होता है ना। सबसे पहले अल्फा खोजकर्ता जो थे रदरफोर्ड थे, अल्फा का रदरफोर्ड थे, उसके बाद बीटा का भी रदरफोर्ड थे, बीटा का रदरफोर्ड थे, और गामा का बैकरल थे, बैकुरल, है ना, बैकुरल या पॉल विलार्ड, है ना, बैकुरल भी देता है, ऐसे आपका आंसर पॉल विलार्ड भी होगा या बैकुरल भी दे देगा, है कि ना। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो है गामा जो है ये आपका पॉल विलार्ड, पॉल विलार्ड, है ना, पॉल विलार्ड हो जाएगा। इस पर 0 नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये बताइए कि इसका आयनन क्षमता सबसे क्या होता है, आयनन क्षमता सबसे अधिक, अल्फा का आयनन क्षमता सबसे क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है ना, अधिक होता है ना। अब वेधन क्षमता जो है, वेधन क्षमता सबसे क्या होता है, कम होता है ना, कम होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अल्फा का जो है वेधन क्षमता सबसे कम होता है, आयनन क्षमता सबसे क्या होगा, अधिक हो जाएगा। मतलब क्या, इसका और इसका में जस्ट रिलेशन उल्टा है, इसका वेधन क्षमता अधिक होगा, गामा का वेधन क्षमता अधिक होगा, तो इसका आयनन क्षमता क्या, आयनन क्षमता जो है, आयनन क्षमता कम होगा, है कि नहीं, कम होगा, है ना। उसके बाद तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन तो ये है नहीं, क्वेश्चन तो यहाँ बोल रहा है मिलान करने के लिए, है कि ना, मिलान करने के लिए बोल रहा है कि अल्फा कोशिका जो है, अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, अल्फा से आपका ग्लूकागोन निकलता है ना, और बीटा से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। तो 1 का 2 और 2 का 3 कहाँ है, 1 का 2 और 2 का 3, है ना, 1 का 2 2 का 3, 1 का 2 2 का 3, है ना। उसके लेडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद सार्टोली कोशिका से इनहिबिन, है ना। तो आपका क्या आंसर जाएगा, C नंबर जाएगा आपका। अब अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, तो गामा से कौन सा है, गामा कोशिका से क्या निकलेगा, गामा से सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, और गामा से क्या, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलेगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा हम लोग, ब्राह्योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपका गया में है। ब्राह्योनी हिल जो है ये गया में है। रोहतास में क्या है,
रोहतास में रोहतासगढ़ किला है, रोहतासगढ़ किला, रोहतासगढ़ किला है जाएगा, है ना। और रोहतासगढ़ किला हो जाएगा, है ना, रोहतासगढ़। मांझर कुंड, मांझर कुंड, मांझर कुंड, मांझर कुंड जो है ये आपका रोहतास में हो जाएगा, है ना। तुतली भवानी मंदिर, तुतली भवानी मंदिर, भवानी मंदिर ये जो हो जाएगा आपका कहाँ, रोहतास में होगा। माँ तारा चंडी मंदिर, माँ तारा चंडी मंदिर, चंडी मंदिर ये आपका कहाँ है, रोहतास में। मांझर कुंड रोहतास, तुतली मंदिर, तुतली भवानी मंदिर रोहतास, माँ तारा चंडी मंदिर रोहतास, और रोहतासगढ़ कीड़ा कहाँ, रोहतास में हो जाएगा। नालंदा में तो नालंदा विश्वविद्यालय है, खंडहर, है ना, खंडहर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, उंगली पकड़कर पहुंचाने मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अगर उंगली को अगर पकड़ने के पहुंचाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, है ना, धीरे धीरे साहस को क्या करना, बढ़ने देना, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। बी नंबर ऑप्शन मुहावरा है, मुहावरा को क्लिक करते जाइए। उसके बाद शुद्ध वर्तनी के शब्द को छटिए, शुद्ध, कृतधन, कृतधन, कृतज्ञ धन, सी नंबर हो जाएगा। हिंदी है, ये सब क्वेश्चन में क्या देखिएगा। ये क्वेश्चन मजेदार है, निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम बताइए। अम्लीय गुण का सही क्रम बताइए आप। अब ये बताइए अम्लीय गुण का सही क्रम में CO जो है ये उदासीन गैस होता है ना, ये जो है उदासीन होता है, और CO2 जो है ये अम्लीय होता है, CO2 जो है ये अम्लीय होता है, SO2 जो है ये भी अम्लीय होता है ना, और ये भी होता है अम्लीय, है ना। तो इसका गुण जो सही बताना है तो सबसे पहले NO2O5, उसके बाद SO2, उसका CO2 और CO, सबसे सटीक आपका आंसर यही सही आपका है कि नहीं। आपका CO2 ये पहले उदासीन आ गया यहाँ पे, और CO2 ये सबसे कम है, ये सबसे कम जो है इसमें कहीं भी ऑप्शन में लास्ट में नहीं है, आपका यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है। तो अम्लीय सही क्रम यही ना हो जाएगा आपका, है ना। सबसे अम्लीय तो वो तो उदासीन हो जाएगा, सही क्रम में बोल रहा है कि अम्लीय का सही क्रम में बताइए आपको क्या हो जाएगा। तो N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इसका नाम है N2O5। N2O5 को जो है ये जो आपका नाम हो जाएगा N2O5 का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, है कि नहीं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइनाइट्राइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा आपको, उसके उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणु मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या है। प्राप्त करने की उत्तम विधि जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा सूक्ष्म वर्धन, माइक्रो प्रोग्रेशन, है ना, माइक्रो प्रोग्रेशन, माइक्रो प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, अब मिलान करने वाला जाइएगा, मिलान करने बायोलॉजी बहुत फेमस क्वेश्चन ये है, इसको देखिए आप लोग। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम जो है कृत्रिम मधुरक चीज है ना, एस्पार्टेम जो है ये कृत्रिम मधुरक है, और फ्रियोन जो है ये प्रशीतक हो जाएगा, फ्रियोन जो है प्रशीतक हो जाएगा। तो फ्रियोन एस्पार्टेम जो है कृत्रिम मधुरक, फ्रियोन जो है प्रशीतक। तब बताइए 1 का 1 और 2 का 4, तो 1 का 1 और 2 का 4 कहां पर है ना, 1 का 3 और 2 का 4, 1 का 3 और 2 का 4, तो 1 का 3 और 2 का 4, सी नंबर ऑप्शन, है ना। उसके बाद जो है सी नंबर नियोप्रीन संस्कृत से रबर हो जाएगा, तो 3 का 1, 3 का 1, और बेनाड्रिल आपका प्रति हिस्टोनी 4, मतलब ऑप्शन नंबर क्या, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बेंगलुरु। अब ये बताइए मिलाने करने वाला ही है, ये तो मिला दीजिएगा आप लोग, ऑटोमेटिक मिला सकते हैं, है कि नहीं, इसे मिलाइएगा। बेंगलुरु जो है ये वायुयान के लिए प्रसिद्ध है, कोरबा ये एल्युमिनियम के लिए है। अब मिलाइए 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, देखिए 2 का 4, जमशेदपुर लौह इस्पात हो जाएगा, है ना, तो 1 हो जाएगा। उसके मलाजखंड ये हो जाएगा तांबा, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में शिक्षा से संबंधित दिए गए कुछ समितियां, योजना, आयोग एवं संबंधित सुमेलित कीजिए, है कि नहीं, सुमेलित कीजिए इसको, इसको जो है सुमेलित करना है। सबसे पहले जो है हार्टोग समिति, हार्टोग समिति जो हुआ था 1929 में हुआ था,
है ना। हाटू समिति 1929 में। सार्जेंट आयु जो हुआ था 1944 में हुआ था। तो 1 का 4 और 2 का 3 हो गया। अब देखिए 1 का 4 2 का 3 कहाँ है, 1 का 4 2 का 3 धड़ा गया है कि ना। अभी उपयुक्त में से कोई नहीं भी है। और चलिए अभी, है ना, और चलिए इसमें राधा कृष्ण आयोग 1948 में हुआ था, है ना। 3-1 आप पकड़िए धर के इसको, 1 नंबर आंसर आपका मिल गया, है ना। इसको मिला दीजिएगा, इस भी याद रखिएगा तभी पता चलेगा। उसके कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत कितना ऊंचाई है। कोसी मैदान जो है, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई है, ये जो आपका है ये 40 मीटर है। ये 40 मीटर है ना, 40 मीटर हो जाएगा। कोसी मैदान का मध्य समुद्र तल से ये औसत ऊंचाई जो है 40 मीटर है ना। 40 मीटर तो आपका कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, 300 मीटर दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो ये आंसर क्या जाएगा, ये जो है आपका जो है आंसर चल जाएगा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आप लिख लीजिएगा आंसर में 40 मीटर है ना, 40 मीटर है, 40 मीटर हो जाएगा, है ना, 40 मीटर हो जाएगा। बिहार का समुद्र तल से कोसी जो ऊंचाई है ये आपका जो है कितना हो जाएगा, ये जो है 50 मीटर हो जाएगा, है कि ना। ये 53 मीटर हो जाएगा, है ना। बिहार जो है, बिहार जो है बिहार समुद्र तल से, समुद्र, है ना, बिहार जो है, बिहार का समुद्र तल से, बिहार का समुद्र तल से, समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई जो है, ऊंचाई ये 53 मीटर हो जाए, 53 मीटर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिएगा यहां से। यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का प्रसमिद्रा सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें दिमाग लगाइए आप लोग। ये जो हो जाएगा राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो जाएगा, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो जाएगा। ये आंसर आपका सही है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसने कहा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है ना। किसने कहा था, किसने कहा था बताइएगा। ये जो बोला था GDH कोल, GDH कोल ने बोला था, है ना, GDH कोल ने बोला था। किसने बोला था, GDH कोल ने बोला था इसको, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है ना। यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 153 कौन सा युग्म सुमेलित है ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति 153 में है। 153 में जो आपका दिया गया है इसमें राज्यों का राज्यपाल है। 153 में जो है राज्यों का राज्यपाल है ना, राज्यपाल। 153 में राज्यों का राज्यपाल। 154 में राज्यपाल का कार्यालय है नहीं, 154 में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, है ना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति हो जाएगा, है ना, शक्ति। अनुच्छेद 162 में क्या हो जाएगा, है ना, इसमें जो है 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, है ना, शक्ति का विस्तार हो जाएगा, है कि नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर कोई नहीं सही इसका आंसर है ना। तो क्या चल जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होती है, परमाणु त्रिज्या। सबसे पहले आप जाइएगा, लिथियम का संकेत क्या होता है, Li। बोरोन का क्या होता है, B। बेरिलियम का क्या होता है, बेरिलियम, Be। अब बेरियम का होता है Ba, है ना। तो ध्यान दीजिएगा किसकी परमाणु त्रिज्या जो है सबसे बड़ी होती है। तो ये जो होती है लिथियम की जो है सबसे बड़ी होती है। और लिथियम की जो परमाणु संख्या होती है ये आपका 3 होता है ना। लिथियम NTPC 2016 में पूछा ये क्वेश्चन जो है NTPC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस खेल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है ना। किस लेख का उल्लेख जो है
संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया। अच्छा ये बताइए, अनुच्छेद 32 में सब है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, हर चीज है। परमादेश भी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, निषादक 11 है। ये एक से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, एक से अधिक। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचार है ना, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 में जो है, अनुच्छेद 32 को में सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, रिट जारी करता है ना, रिट जारी करता है। 32 कौन, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय। और उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय जो है ये 226 के तहत जो है रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद कितना के तहत, 226 के तहत जो है रिट जारी करता है कि नहीं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है। पहले ये जो है, सबसे पहले इसको देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था, 1928 में हुआ। पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में हुआ था, है ना, 1932 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है। ये नेहरू रिपोर्ट के अनुसार जो है ये ढूंढा गया था। ये 1928 में नेहरू रिपोर्ट हुआ था, है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानून के पीछे क्या संस्कृति है, कानून के पीछे क्या है ना, कानून के पीछे। आप पहले क्वेश्चन को छोड़िए, ये जो है विधानमंडल जो है प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल, है ना, एक विधानमंडल का गठन होगा, है ना, गठन होगा। ये 168 अनुच्छेद में होगा। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन होगा। ये अनुच्छेद कितना, 168 है ना, 168 में हो जाएगा, है ना, 168 में हो जाएगा, 168 अनुच्छेद में हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, अनुच्छेद 12 में जो है, अनुच्छेद 12 में जो है राज्यों का संघ है ना, राज्यों का संघ है, राज्यों का परिभाषा दिया गया है ना। अनुच्छेद 12 में जो है राज्यों का परिभाषा दिया गया है ना। अनुच्छेद 12 में जो है राज्यों का परिभाषा दिया गया है, राज्यों का परिभाषा दिया गया है ना, परिभाषा अनुच्छेद 12 में। तो ये आंसर क्या होगा, राज हो जाएगा, इसका आंसर राज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, मतदान की विधिवत प्रणाली जहां बेहतर योग्य व्यक्ति या जिनके हित दावा पर अधिक हो, कम योग्य लोगों की तुलना में अधिक वोट दिए जाते हैं, है कि नहीं। ये जो आपका 54 है ना, 54 नंबर, चलिए ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। 54 नंबर में जो है दिया गया है, पढ़िएगा आप लोग बढ़िया से, है कि नहीं। ये जो किया, संचय मतदान, आकस्मिक मतदान, अत्यधिक मतदान, उपयुक्त में से कोई नहीं, यही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है इसका आंसर, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रथा कहलाती है, ये आपका 1 नंबर क्या होगा, लूट प्रणाली जिसको बोलते हैं, स्पॉइल्स प्रणाली कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि नहीं। अब यहाँ ये क्वेश्चन जो साइंस दिया है, इसको VVI मार दीजिए। ये क्वेश्चन सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जो किया था, चैडविक किया था, जेम्स चैडविक किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने किया था, है कि नहीं। और नाभिक के बीच में जो रहता है, प्रोटॉन प्लस क्या रहता है, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। और P+N को बोला जाता है न्यूक्लियन, है ना, न्यूक्लियन। P+N को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन बोला जाता है कि नहीं, P+N को न्यूक्लियन बोला जाता है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु का नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन कहला जाएगा इसमें, है कि नहीं, न्यूट्रॉन कहला जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है बताइए आप लोग। ये जो सिद्धांत आपका व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद। इस सब क्वेश्चन पर अगर उतना अगर फोकस नहीं भी कीजिएगा तो काम बन जाएगा आपका, समझ गए ना। ये सब क्वेश्चन जो है ज्यादातर आदमी छोड़ ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैथ का आ गया। मैथ का तो ये आपको बता लीजिएगा ना, सर बताएंगे मैथ वाला। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भोजपुरी की फिल्म, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? देखिए आप बताइए थोड़ा सा। भोजपुरी का जो पहली फिल्म था, जो फिल्म अगर देखता होगा वो बता देगा, है ना, जो फिल्म अगर देखता होगा वो बता देगा आपका। ये जो है गंगा मैया तोहरा पीरी चढ़ेवा, हे गंगा मैया तोहरा पीरी चढ़ेवा, यही आपका जो है पहली फिल्म थी भोजपुरी का, है कि नहीं। और ये जो भोजपुरी फिल्म था ये 1963 में जो है 1963 में विश्वनाथ सहवाड़ी, विश्वनाथ है ना, विश्वनाथ सहवाड़ी के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। विश्वनाथ सहवाड़ी के द्वारा प्रदर्शित किया गया था, है ना। और कन्यादान जो है, कन्यादान भोजपुरी फिल्म भी है और हिंदी फिल्म भी है। कन्यादान जो है भोजपुरी फिल्म भी है और हिंदी फिल्म में है। तो सबसे पहले जो है हिंदी फिल्म कन्यादान, सबसे पहले हिंदी फिल्म सबसे पहले हिंदी फिल्म 1968 में कन्यादान की शुरुआत हुआ था, है ना। नदिया के पार जो है, नदिया का पार भी फिल्म है ना। नदिया का पार जो है 1982, नदिया के पार जो है 1982, नदिया का पार क्या है 1982, नदिया के पार क्या है 1982। तो सबसे पहले भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? तुम गए गंगा मैया तोहर पीरी चढ़ेवा, है कि नहीं। यही क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, जनवरी 2022 में बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ेपन वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये जो थे आपके न्यायमूर्ति संजय कुमार, ये जो थे न्यायमूर्ति संजय कुमार। इन्होंने जो है पटना हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके थे, पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके थे। कौन? न्यायमूर्ति संजय कुमार, है ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार। तो आंसर न्यायमूर्ति हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है राष्ट्रीय राज्य निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का संयुक्त उत्पाद था? धर्म सुधार आंदोलन, सामंतवाद का पुनर्जागरण। दूसरा नंबर धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक विकास का पुनर्जागरण। तीसरा पुनर्जागरण, वाणिज्य क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग, इसका आंसर बताइएगा। ये जो थे पुनर्जागरण, वाणिज्य क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, यही आपका आंसर सही आएगा। ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, है कि नहीं। राष्ट्रीय राज्य निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का संयुक्त उत्पाद था? तब पुनर्जागरण, वाणिज्यिक, धर्म सुधार आंदोलन, है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो, सबसे पहले इसरो, ध्यान दीजिएगा, इसरो का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इंडियन स्पेस लिख देते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? बेंगलुरु है। अरे इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। तो इसरो के अध्यक्ष वी.आर. नारायणन, देखिएगा बोलेगा आपको कि इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वी.आर. नारायण। इस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की घोषणा किया था, है ना। किस वर्ष तक किया था? ये जो किया था 2035, है कि ना, 2035 आंसर आपका 2035। इसके बाद आ जाइएगा राजगीर में आयोजित होने वाली एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट। सबसे पहले जो है हॉकी में 11 खिलाड़ी, है ना। टूर्नामेंट का शुभंकर क्या था? ये शुभंकर जो था ये आपका चांद था, है ना। राजगीर में आयोजित होने वाली एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जो शुभारंभ हुआ था ये 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चला था। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चला था। ये 7 सितंबर तक चला था। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चला था। भारत ने कोरिया को
कोरिया को, भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया, 4-1 से हराया। भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया था और इसका शुभंकर था, चांद था, है ना। शुभंकर क्या था? चांद था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड WCL 2025 का खिताब जो है किसने जीता था, है ना। वर्ल्ड चैंपियन बताइएगा। ये जीता था साउथ अफ्रीकन चैंपियन, है ना, साउथ अफ्रीका चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व का सबसे बड़ा दुर्लभ रक्त समूह क्राइब, है ना। क्राइब का जो अथी होता है, क्रोमर भारत, है ना। क्राइब का क्रोमर भारत और बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु, क्रोमर भारत और बेंगलुरु, ये इसका पूरा नाम है। किस देश को खोजा गया था, है ना। तो ये जो खोजा गया था ये आपका भारत खोजा गया था, है ना, भारत खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष के रूप में 2026 तक के लिए चुना गया था? 2026 तक के लिए जो है चुना गया था। किस देश को जो है चुना गया था? 26, ये भारत के लिए चुना गया था, है ना, भारत के लिए चुना गया था। और इसका शुरुआत जो हुआ था 30 नवंबर 2015। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो शुरुआत हुआ था ये 30 नवंबर 2015, 30 नवंबर 2015। भारत, अमेरिका और फ्रांस, है ना, भारत अमेरिका, है ना, भारत और फ्रांस ये हुआ था, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिषद के 12 किलों को मान्यता प्रदान किया, जिसमें तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? ध्यान दीजिएगा। भीम यादव रेलवे, ब्रिटेन, बिल्कुल सही, भीम यादव। चलिए, बहुत बढ़िया है, जुड़िए आप लोग। यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य विद्रोह परिदृश्य के 12 किलों को मान्यता प्रदान किया, जिसमें तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है ना। ये जो है तमिलनाडु का जिंजी किला, ये जिंजी किला, यही आंसर आपका तमिलनाडु। ये पन्हाला दुर्ग जो है ये कोल्हापुर, ये जो है कोल्हापुर, है ना, कोल्हापुर जो है आपका, कोल्हापुर ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है ना। कोल्हापुर जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र, है ना। सिमनेरी किला जो है ये आपका जो है पुणे में पड़ता है। सिमनेरी किला जो है ये पुणे में पड़ता है। पन्हाला किला जो है कोल्हापुर महाराष्ट्र, जिंजी किला आपका तमिलनाडु, सिमनेरी किला आपका पुणे में हो जाएगा। तो आपका जिंजी किला हो जाएगा आंसर इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो सारा सबको मालूम होगा, लद्दाख के उपराज्यपाल है कि नहीं, फिर लद्दाख ये कविंदर गुप्ता हो जाएगा, है ना, कविंदर गुप्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कविंदर गुप्ता हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 नवंबर 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा, है ना। COP30 जो है बताइएगा ये कहां आयोजित किया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 नवंबर 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? बताइए आप लोग, इसको बताइएगा। आप लोग से क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जो किया जाएगा ये ब्राजील में, है ना, ब्राजील, ये ब्राजील के बेलेस शहर में, वेलेस, है ना। तो भारत तो नहीं होगा आपका, संयुक्त अरब अमीरात नहीं होगा, अजरबैजान नहीं होगा, आंसर कहाँ जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ब्राजील के बेलेस शहर में हो जाएगा, ठीक है, ब्राजील के बेलेस में हो जाएगा COP30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत का पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था दरभंगा में किया गया था, है ना। ये जो किया गया था दरभंगा में, और दरभंगा जो है मखाना के लिए भी प्रसिद्ध है, दरभंगा मखाना के नाम मखाना के लिए प्रसिद्ध है। और दरभंगा में मनोकामना मंदिर है, मनोकामना मंदिर कहाँ है? दरभंगा में, मनोकामना मंदिर दरभंगा में। गया तो फाल्गु नदी किनारे, सबको मालूम है, फाल्गु नदी किनारे है ना। यहीं पर आपका बोध गया मंदिर है, बोध गया मंदिर कहाँ है? बोध गया मंदिर आपका जो है आपका गया में ही हो जाएगा, समझ गए ना। पटना में तो जानिए रहे, सारा चीज तो पटने में, अधिकतर गोलघर पटने में, संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान पटने में आपका हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 किन दो प्राचीन भारतीय
ग्रंथों को शामिल किया गया था? कौन सा 2 प्राचीन ग्रंथों को शामिल किया गया था यूनेस्को में? सारा करंट सब दिया हुआ है, बढ़िया बढ़िया करंट दिया हुआ है। बताइए आप ही लोग, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किन 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? तो ये जो तो किया गया रामायण और भागवत गीता, है ना। रामायण और किसको? भागवत गीता को, है ना। रामायण जो लिखा गया था वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया, और तुलसीदास ने उसको अवधी भाषा में चेंज करके कर दिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? है ना, बताइएगा कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो किया गया था, ये स्वामीनाथन अंतर्राष्ट्रीय जो किया गया था, ये नई दिल्ली में किया गया था, है कि नहीं? ये कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया था, है ना। नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली। आंसर चला जाएगा कहाँ पे? नई दिल्ली। 73 क्वेश्चन जो है, विवलंडन 2025, आ जाइए यहाँ पे, पहले आ जाइए। सबसे पहले जो है विवलंडन, है ना, विवलंडन जो है ये आपको खेला जाता है, घास पर खेला जाता है ना। उसके बाद जो है फ्रेंच ओपन जो है, फ्रेंच ओपन ये जो खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी पर खेला जाता है ना। फ्रेंच पर कले मिट्टी जिसको बताते हैं, फ्रेंच ओपन मिट्टी पर। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन और यूएसए ये जो खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन और यूएसए ये कहाँ खेला जाता है? ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये सब याद रखिएगा। विवलंडन कहाँ? तो घास पर। फ्रेंच कहाँ? तो आपका मिट्टी पर। ऑस्ट्रेलियन और यूएसए कहाँ? तो हार्ड कोर्ट पर। अब ये बोलेगा कि ये खेलों जो है ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है ना। ग्रैंड स्लैम कितने खेल है? 4 खेल है। ग्रैंड स्लैम अगर पूछेगा कि कितने खेल खिलाता है, तो 4 खेल खिलाया जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है ना, ऑस्ट्रेलियन होता है, ऑस्ट्रेलियन, है ना। सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विवलंडन, है ना, उसके बाद यूएसए होता है, अमेरिकन। ये खेलों का चारों का क्रम करके याद रखिएगा, है ना। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विवलंडन, यूएसए। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विवलंडन, यूएसए। 72 का आंसर होगा सी आंसर होगा ना सर। ऋतुराज सिंह, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। 72 का 72 देख लेते हैं, 72 क्या है? 72 सी नहीं। 7 से 9 अगस्त 2025 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था, ये नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था। सही तो है, वो गलत कहाँ है? उसके बाद 74 नंबर जो है, भारत में गरीबी। अब आइए जाइएगा, गरीबी जो है देखिएगा, गरीबी का अर्थ जो होता है, गरीबी का अर्थ हो गया कि जिसके पास कपड़ा, है ना, कपड़ा, मकान और रोटी, ये अगर तीनों अगर नहीं है, कपड़ा, मकान, रोटी, है ना, कपड़ा, मकान, रोटी जिसके पास नहीं है, जानिए वो क्या हो जाएगा? गरीबी हो जाएगा, है कि नहीं? जिसके पास कपड़ा, मकान, रोटी, है ना, नहीं है, वो जो है क्या हो जाएगा? आपका क्या होगा? ये गरीबी का अर्थ हो जाएगा। कपड़ा, मकान, रोटी जिसके पास नहीं रहेगा वो गरीबी हो जाएगा। और जिसके पास ये तीनों होगा, है ना, तीनों होगा, तो वे कहाँ हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? तीनों जब होगा तो ये गरीब का ला जाएगा। तीनों होगा तो अमीर, तीनों नहीं होगा तो हो जाएगा गरीब हो जाएगा, है ना। जिसके पास कपड़ा, मकान, रोटी, ये अगर मान लिया जाए तीनों अगर नहीं है तो गरीब हो जाएगा, और तीनों है तो ये क्या होगा? अमीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके बाद आंसर अभी नहीं बताए थे। गरीबी, भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये व्यय विधि किया जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कथन दिए गए इन्वेंट्री निवेश के रूप में देखा जा सकता है, पूंजी को स्टॉक में वृद्धि निवेश हो जाता है कि नहीं? 75 को आप लोग बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन जो है आपका पूरा वेस्ट क्वेश्चन आपका है। 75 जो है पूरा हैवी क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये इन्वेंट्री को निवेश के रूप में देखा जाता है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद पूंजी के स्टॉक में वृद्धि निवेश होता है ना, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि निवेश होता है ना, वृद्धि निवेश होता है, ध्यान दीजिए। और इन्वेंट्री में परिवर्तन निवेश होता है ना, इन्वेंट्री में जो है परिवर्तन निवेश होता है। तो ये जो आपका तीनों सही है, ये भी है, ये भी सही है। कहाँ तीनों है? तो 1 2 3 क्या होगा? 1 2 3 दोनों सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा आपका।
उसके 76 में जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन चालू खाते का हिस्सा नहीं है। आप बताइए, चालू खाता अगर हिस्सा नहीं है तो बताइए माल का निर्यात और आयात, है ना, निर्यात और आयात रहेगा तो चालू खाता का तो हो भी करेगा आपका, है ना। माल को खरीदना और बेचना, करंट अगर अकाउंट नहीं रहेगा चालू खाता तो कैसे होगा, तो ये तो सही है आपका। सेवाओं का निर्यात और आयात बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान ये गलत है, यही गलत है, यही नहीं होगा आपका। पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान तो सी नंबर हो जाएगा आपका सही, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही है तो क्या उपाय अपनाने का सही तरीका है, अब ये बताइए इसमें। अब मान लीजिए जाए हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारा बिजनेस लॉस कर रहा है ना, लॉस में जा रहा है। लॉस में अगर जा रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रेट को बढ़ा देंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे। टैक्स बढ़ाएंगे तो हमको बचत होना स्टार्ट कर जाएगा। वही प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना एकदम बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष करों को क्या करना, बढ़ा देना। ब्याज की दर को घटा देनी चाहिए। कैसे घटाइएगा, जब हम लॉस में जा रहे हैं अगर ब्याज की दर को अगर घटा देंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना चाहिए, नहीं, ये कैसे करिएगा, ये तो सभी को तो नहीं बढ़ा सकते हैं आप प्रश्न। तो ये आपका एक नंबर हो जाएगा। एक नंबर आपका कहाँ है, तो एक नंबर आपका केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा केवल एक सही। 77 के एक नंबर हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है। कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है। कोर मुद्रा जो स्फीति है किस मुद्रा की माप है ना। ये जो हो जाएगा जो केवल खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा कीमतों पर आधारित है, जो उन मदों को समाविष्ट करता है उनकी अस्थिर की कीमतों की स्थिति नहीं। ये जो है जो उन मदों का वर्जित करता है, जो अस्थिर कीमतों स्थितियों का समान करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की है। यही आपका आंसर सही है। ये जो आंसर आपका है ना, ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर की प्रतिक्रिया। फिर आया क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है 3 बार आपका आ चुका है। इसको बताइए आप लोग आंसर, इसको क्या होगा, है ना। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी कर, आप ये बताइए। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का रैंकिंग जो है, भारत का रैंक जो है, ध्यान दीजिएगा, भारत का रैंक जो है ये 131 है और प्रथम स्थान पर जो है आपका आइसलैंड है ना। प्रथम स्थान पर क्या है, आइसलैंड हो जाएगा, है कि ना। इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है ना, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है ना, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, इंग्लिश में नाम इसका दिया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, ए नंबर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बिहार के पिछड़ापन का सबसे मुख्य कारण क्या है। बिहार जो इतना पीछे है इसका मुख्य कारण क्या है, बताइए। ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है, बार बार सूखा है, खेती वाली इलाका है, पूंजी निर्माण का निम्न दर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है, बिहार का पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। बिहार में शिक्षा में तो सबसे निम्नतर है जी, है ना, शिक्षा साक्षरता, है ना, ये सब में सबसे निम्न है। शिक्षा साक्षरता प्रति व्यक्ति आय सबसे नीचे आपका बिहार है कि नहीं। तो बिहार का पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है, आखिर क्यों बिहार पीछा है, ये बताइए आप लोग, है ना। बिहार आखिर पीछा है क्या, कैसे पीछा है। शिक्षा साक्षरता प्रति व्यक्ति आय इसमें कम है ना। तो बिहार में पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण है पूंजी निर्माण का निम्न दर, है ना, पूंजी निर्माण का क्या, निम्न दर। यही आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। इसमें शिक्षा साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा साक्षरता प्रति व्यक्ति आय बिहार का कम है ना, बिहार की कमी है, यही कारण है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार धरणीय विकास संबंधित है, बिहार धरणीय विकास संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार धरणीय विकास संबंधी है। ये योजना और विकास के विभाग, योजना और विकास के विभाग, बिहार धरणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। ये योजना और विकास विभाग क्या है, योजना और विकास विभाग। ये सब क्वेश्चन पूरा दमदार क्वेश्चन है। आपका
डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास, ध्यान दीजिएगा, डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? अब ये बताइएगा, इसमें ये जो युद्धाभ्यास जो है डेजर्ट, ये भारत है ना, भारत भी है, यूएई भी है और फ्रांस भी है, ठीक है ना? भारत, यूएई और फ्रांस, भारत, यूएई और फ्रांस, ये तीनों देश का युद्धाभ्यास हुआ है। भारत, यूएई और फ्रांस, भारत, यूएई और फ्रांस। तो आपका क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा आंसर। फ्रांस अभी नहीं दिया हुआ है, अगर फ्रांस भी रहता तो एक से अधिक हो जाता आंसर, ठीक है ना, एक से अधिक आंसर हो जाता। उसके बाद जो है कंप्यूटर, सबसे पहले जो है कंप्यूटर का आविष्कार जो किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था, बेबेज। और कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक, है ना। और इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है कौन? मदरबोर्ड करता है कि नहीं? मदरबोर्ड करता है ना, मदरबोर्ड करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, परख जो पहले हाल ही में खबरों में रहा, ये किस क्षेत्र से है? परख जो है ये हाल ही में रहा, ये किस क्षेत्र से है? छात्रों को सीखने का आकलन है ना, छात्रों को सीखने का आकलन है ना, यही आंसर होगा आपका। ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, छात्रों को सीखने का क्या है? आकलन है। ये सब क्वेश्चन उतना नहीं हैवी है। स्वेथलिंगम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया। स्वेथलिंगम जो है ये टेनिस से है, स्वेथलिंगम जो है ये आपका टेबल टेनिस से है ना, टेबल टेनिस से है। स्वेथलिंगम जो है टेबल टेनिस से है। और आपका जो है नौका दौड़ जो है, नौका दौड़ ये घुड़दौड़ से है, ये केरला का है ना, केरल का है स्वेथलिंग, है ना, ये केरल का नौका दौड़ हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आप स्वेथलिंगम जो है टेबल टेनिस से हो जाएगा, आंसर ये आपका सी नंबर हो जाएगा, है ना, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है पुरुष के चक्का डिस्कस वजन का कितना होता है? अब ये ध्यान दीजिएगा, पुरुष का जो होता है ये 2 kg होता है, तो बोलेगा महिला का क्या होता है ना। अगर पुरुष का अगर पूछ दिया जाए तो महिला का क्या होता है, तो महिला का जो चक्का का डिस्कस जो होता है वजन वो 1 kg होता है ना, कितना होता है? तो 1 kg होता है। महिला का कितना हो जाएगा? 1 ही। तब पूछ रहा है कि पुरुष के चक्का का डिस्कस का वजन जो होता है ये 2 kg होता है ना, कितना? 2 kg होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, तैराकी निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? शुरू नहीं होता है, तो ये बताइए आप लोग। बटरफ्लाई तो तैराकी से संबंधित है जी, है ना। बेस्ट स्ट्रोक तैराकी से तो है ना। फ्री स्टाइल तैराकी से तो है ना, तैराकी है। तो बैक स्ट्रोक ये नहीं होगा आपका, बैक स्ट्रोक नहीं हो जाएगा, है ना, बैक स्ट्रोक क्या नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिपन के अंतर्गत चित्र डैश से बनाए जाते हैं? अरिपन जो है ना ये चावल का पेस्ट है, अरिपन जो है ये चावल का पेस्ट है, चावल का जो पिसा हुआ चीरा है वो अंगुलियों के द्वारा बनाया जाता है ना। अंगुली चावल ले लेगा और वो अंगुली से इस तरह करके पारेगा, है कि नहीं, वो अंगुली से इस तरह पारेगा। जैसे ये चावल कहती है इस तरह करेगा या इस तरह से करेगा, जैसे घुराना इस तरह अंगुली से ही पारा जाता है उसको। अरिपन जो है ये चावल का पेस्ट है, ये अंगुलियों से किया जाता है आपका, है ना। अंगुली, ना बरस से, ना बांस की कुची से, बंगूसी नहीं होता है, ये आपका अंगुली से घुराया जाता है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में समरी गीत गाने की प्रथा है ना? बिहार के किस क्षेत्र में समरी गीत गाने की प्रथा है ना। समरी गीत ये जो आपको गाया जाता है ये मिथिलांचल में गाया जाता है ना, मिथिलांचल में आपका समरी गीत गाया जाता है। मिथिलांचल में जो है समरी गीत गाया जाता है ना। उसके बाद जो है नालंदा मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है कब हुआ था? नालंदा मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो हुआ था 1970 में हुआ था। नालंदा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1970 में हुआ, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ नहीं दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में अगर नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ 1969 भी ले सकते हैं। अगर नहीं ऑप्शन में तो क्या कीजिएगा आप 1969 या 1970 के आसपास ले सकते हैं इसका, समझ गए ना। तो आपका एक्यूरेट मान रखिएगा, आपका 1970 ही याद रखिएगा, है ना। उसके बाद 91 में जो दिया गया है कि निम्न में से कौन बिहार पर्यटन की प्रतीक चिन्ह है? बिहार पर्यटन का प्रतीक चिन्ह है, तो ये जो है अशोक का चिन्ह नहीं है, गंगा डॉल्फिन नहीं है, राजगीर स्तूप नहीं है, पीपल वृक्ष, ये पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष, है ना, बोधि वृक्ष, है ना, पीपल बोधि वृक्ष, यही आपका जो है बिहार का पर्यटन का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष।
उसके बाद गेहूं गुलाब किस साहित्यकार की रचना है? ध्यान दीजिएगा, गेहूं गुलाब जो है, गेहूं गुलाब किस साहित्यकार की रचना है? गेहूं गुलाब किस साहित्यकार की रचना है? गेहूं गुलाब जो है किस साहित्यकार की रचना है? ये जो आपका है राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी 23 दिसंबर 1899, 1899 मुजफ्फरपुर जिला है ना, मुजफ्फरपुर जिला है ना, मुजफ्फरपुर जिला जिला है ना, मुजफ्फरपुर जिला है ना। 23 गेहूं और गुलाब को किस साहित्य का रखना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है कि नहीं? आंसर आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जाएगा। उसके बाद जो है पाटलिपुत्र को बुलाई गई प्रथम जैन संगति की अध्यक्ष कौन थी? प्रथम जैन संगति और दूसरा जैन संगति देखिएगा, प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति जो हुआ था ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। ये आपका जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम जैन संगति, है ना। प्रथम जैन संगति जो है 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र हुआ था, स्थान पाटलिपुत्र था। और इसकी अध्यक्षता जो किया था, है ना, ये अध्यक्षता जो किया था, अध्यक्षता जो किया था अस्तुलभद्र किया था, अस्तुलभद्र किया था, है ना। दूसरा जो जैन संगति हुआ था, दूसरा जैन संगति, दूसरा जैन संगति दूसरा जो जैन संगति हुआ था ये जो हुआ था 512, है ना, 512, है ना। उसके बाद जो है 512 ईस्वी में हुआ था, है ना, ईसापुर में। उसके बाद जो वल्लभी गुजरात, है ना, वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात, है ना, वल्लभी गुजरात में हुआ था, है ना, वल्लभी गुजरात में हुआ था। ये जो छे अध्यक्षता क्षमा श्रवण, है ना, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। तो पहला जो हुआ था 300 में हुआ था, है ना, इसे पाटलिपुत्र अस्तुलभद्र अध्यक्षता, दूसरा जैन संगति 512 वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण में हुआ था, है ना। तो ये कहाँ जाएगा? पाटलिपुत्र बुलाई गई प्रथम जैन संगति, तो क्या हुआ? अस्तुलभद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब। उसके नेक्स्ट में पवन कुमार बिहार के जाने माने एक क्या थे? पवन कुमार जो है बिहार के जाने माने एक क्या थे? ये चिकित्सक थे। ये देखिएगा आप करंट अफेयर में यहाँ दिया हुआ है ना। पवन कुमार बिहार के जाने माने क्या थे? चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 95, बिहार के मैदानी भाग में कौन सा जल संसाधन सर्वाधिक है? बिहार के मैदानी भाग में जो है कौन सा जल संसाधन है? तो भूगर्भिक जल है ना। कौन सा है? भूगर्भिक जल हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो जाएगा, भूगर्भिक जल संसाधन हो जाएगा। उसके बाद 96 में है अशोक सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक सिंह स्तंभ जो है आपका ये जो है वैशाली है ना, वैशाली में हो जाएगा, वाराणसी में हो जाएगा, है ना, वैशाली हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा और सारनाथ हो जाएगा। वैशाली, वाराणसी, वाराणसी, है ना, और सारनाथ, सारनाथ, है ना, सारनाथ, है ना, 3 जगह है। तो आपका ऑप्शन में एक ही है, वैशाली है ना, वैशाली है, तो आंसर हो जाएगा वैशाली हो जाएगा। उसके बाद बाहू किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाली बाहू मेला जो है कहाँ का मुख्य त्यौहार है? बाहू मेला जो है कहाँ का मुख्य त्यौहार है? ये जो है आपका जम्मू कश्मीर का है। बाहू मेला जो है जम्मू कश्मीर का मुख्य त्यौहार है। उसके नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी किया था? ये जो नीति जारी किया था, ये जो किया था आपका होम स्टेट पर पूर्ण विचार, होम स्टेट पर पूर्ण विचार किया था। होम स्टेट पर क्या किया था? पूर्ण विचार किया था। होम स्टेट के पूर्ण विचार किया था, है ना, होम स्टेट पूर्ण विचार किया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा, ये जो किया जाएगा ये असम में किया जाएगा। ये सब करंट क्वेश्चन आपका है, ये सब जो क्वेश्चन आपका दिया गया है ये करंट दिया गया है ना, असम में किया जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर
ये कितना कर दिया है 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर ये जो है ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। ये जो कर दिया गया ये 15 लाख रुपये कर दिया गया। कितना किया है 15 लाख रुपया कर दिया गया है कि नहीं। ये सारा आपका क्वेश्चन जो है करंट क्वेश्चन ही था। करंट में ज़्यादा लॉजिक लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो आपका करंट में जहाँ जहाँ कुछ लिखाना था हम उसको आपको डिफाइन करते चल गए हैं, है कि नहीं। और आप लोग जो है जुड़िए, आपका जो है ये MWF में इसका टेस्ट होता है और उसका डिस्कशन आपका जो है मंगलवार को डिस्कशन होता है। सोमवार टेस्ट, मंगलवार डिस्कशन, बुधवार टेस्ट, बृहस्पतिवार डिस्कशन, शुक्रवार टेस्ट, शनिवार डिस्कशन। ये आप लोग जुड़िए, 10 बजे को आपका टाइमिंग रहेगा आपका, है ना। MWF में टेस्ट हो जाएगा, TTS में आपका डिस्कशन हो जाएगा, समझ गए ना। 10 बजे से आपका टेस्ट डिस्कशन होता है, इसलिए आप लोग जुड़िए और मन से जुड़िए, शुरू से अंत तक जुड़िए, समझ गए ना। शुरू से अंत तक जुड़ते चलिए आप लोग, है ना। तो तब तक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।